बहुत लड़ाकी थी। अच्छा। और मैंने बहुत बच्चों को मारा है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी मुझे याद रखते हैं और मैं जो हूँ लड़ाका तैयारा के नाम से मशहूर थी। या अल्लाह। और सर के साथ मेरी एक अच्छी कम्युनिकेशन रही है। हमेशा सर ने छोटे बच्चों की तरह मुझे गाइड बिल्कुल। किया। आप अपनी गाड़ी कब लेंगे? अपनी गाड़ी के बारे में सोचे ना आप। अब अगर अलादीन का चिराग मेरे पास आए और उसमें से जिन निकले तो मैं उसको कहूंगी प्लीज लाहौर साफ कर दो। अफसरी की जॉब करने का बहुत शौक है मुझे। आप किसी भी ब्रांड की इस्त्री खरीदेंगे ना उसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ औरत हाथ लगाएगी। वो ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स वाला। मेरे पास एक ट्रिक है, तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। That's so great। हम 4 फ्रेंड्स थे और हम 4 फ्रेंड्स के साथ एक धोखा हुआ सोशल वर्क में बहुत बड़ा। अच्छा। मेरा हर रोज एक नया इंसान आइडियल होता है बिकॉज आई कैलकुलेट माई सेल्फ एवरी डे कि मुझे क्या चीज चेंज करने की जरूरत है। आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं किसी को आइडियल बनाकर। राना जाहिद में बहुत कर्टेसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्त जानते हैं जब भी राना जाहिद किसी मेहमान के साथ, और मेहमान भी कौन सा, जो बहुत काबिल हो, जो बहुत होनहार हो और मुल्क व कौम के लिए कुछ करने वाला हो, उसको लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दफ़ा राना जाहिद तुर्की वाला आपकी खिदमत में हाजिर है, एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही होनहार काबिल मेहमान और स्टूडेंट के साथ। काफ़ी सारे काम इन्होंने अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं छोटी सी उम्र में, तो अल्लाह खैर करे। इनसे आज हम तारुफ लेंगे इनका, इनसे बातचीत करेंगे और छोटा सा ये इंटरव्यू होगा। तो चलें बिला तख़ीर शुरू करते हैं इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ करवा दूं। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इनका नाम है ज़ुनैरा अरशद अवान और ये पब्लिक स्पीकर भी हैं। उसके साथ साथ ये HM मीडिया वाइस प्रेसिडेंट, उसके साथ यंग इन्वर्टर फाउंडेशन में भी चला रही हैं, ये इनकी अपनी है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि ये एक ही हैं और इतने सारे काम कैसे मैनेज होता है। यहाँ इनके वो जो इंडिया के भगवान होते हैं जिनके 5-7 हाथ होते हैं इस तरह को, वो तो नहीं कैसे मैनेज करती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं और आज का इंटरव्यू इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। चलें बिला तख़ीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे ये सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ज़ुनैरा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से वक्त निकाला और राना जाहिद तुर्की वाला के शो को रौनक बख्शी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब आप अपना ज़रा तारुफ करवाएं हमारे व्यूवर्स को कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। ज़ुनैरा अरशद अवान कौन है? This is Zunaira Arshad Awan from Lahore, Pakistan. I am a public speaker from last 8 years. और उसके साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्क करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। और जहाँ आप जिस तरह आपने बात की कि मेरे 5-7 हाथ तो बिल्कुल नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। और मैं HM मीडिया हेल्थ मेडिक्स मीडिया के नाम से जाना जाता है, मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम कर रही हूँ और यंग इन्वेंटर्स फाउंडेशन की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हूँ। उसके साथ साथ मैंने अपना अभी रिसेंटली BS ऑनर्स कंप्लीट किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। एंड नाउ आई एम परस्यूइंग टू प्रिपेयर फॉर CSS। तो CSS की तैयारी की तरफ परस्यू कर रही हूँ। सो ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। नहीं, ये शॉर्ट तो नहीं, ये तो माशाल्लाह काफ़ी लंबा था और आपने मज़ीद हैरानी में मुझे मुब्तला कर दिया। मेरी तो हैरानी नहीं जा रही। अच्छा ज़ुनैरा, ये मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह 19-20 साल की ज़ुनैरा मेरे सामने मौजूद है इस वक्त। आप मुझे थोड़ा सा अपने बचपन में लेके जाएँ कि वो ज़ुनैरा जो 5 साल की थी वो कैसी थी? शरीर थी, शरीफ थी, फाइटर थी, क्या थी? अच्छा, जहाँ तक मेरे बचपन की बात है और मैं जब 5 साल की थी तो मैं बहुत शरारती थी। अच्छा। और मैं बहुत लड़ाकी थी। अच्छा। और मैंने बहुत बच्चों को मारा है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी मुझे याद रखते हैं और मैं जो हूँ लड़ाका तैयारा के नाम से मशहूर थी। या अल्लाह। क्योंकि मैं बहुत लड़ाकी थी। और मैंने बहुत तंग किया अपने अम्मी अब्बू को। और वैसे तंग नहीं किया कि मतलब कोई चीज़ लेके दें या जिद करें, जिद वाला फैक्टर नहीं था मेरे में। मुझे नहीं भी कुछ लेके देते थे, आई वॉज ओके विद इट कि कोई बात नहीं। लेकिन ये कि दूसरों को तंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने अपने जहाँ तक स्कूल के टीचर्स की बात है या घर वालों की बात है तो मैंने तंग बहुत किया है और मैं बहुत शरारती थी। तो शरीर तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी और लड़ाकी बहुत थी, मैं बहुत लड़ती थी। सही। यानी आपने घर वालों से कुछ नहीं कहा कि हम मुझे लेके दें? नहीं। जो जिस तबीयत की आप हैं वो खुद ही समझ जाते होंगे कि यार बच्ची को फलां चीज़ की ज़रूरत है। वो मुझे खुद ही ले देते हैं, वैसे ये बात भी ठीक है। बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की, कितनी की?
अच्छा, मैंने दी एजुकेटर से पढ़ा है, मैंने अपना मैट्रिक वहाँ से किया है, मेरा स्कूल दी एजुकेटर्स था। उसके बाद क्योंकि होम इकोनॉमिक्स में BS ऑनर्स होता है तो आप फर्स्ट ईयर में ही एनरोल्ड हो जाते हैं और फिर 6 साल आप वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होम इकोनॉमिक्स से किया, उसके बाद मैंने आगे अपना मेजर्स एज ए न्यूट्रिशन को चूज़ किया और फिर मैंने 4 इयर्स मेजर्स जो है न्यूट्रिशन के साथ BS ऑनर्स किया है न्यूट्रिशन में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। आगे मेरा MPhil करने का प्लान है, लेकिन उससे पहले मैं CSS देना चाहती हूँ, तो पहले मैं CSS दूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह MPhil न्यूट्रिशन। सही। तो आप माशाल्लाह ये HM मीडिया में एज ए वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये कब और कैसे मुमकिन हुआ? ये 1.5 साल कम से कम पुरानी बात है। मैंने HM मीडिया तब ज्वाइन किया जब HM मीडिया सेटअप हो चुका हुआ था एंड आई मेट द CEO ऑफ HM मीडिया थ्रू सम सोर्सेज। और क्योंकि मैं भी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और ये मीडिया HM मीडिया इज़ बेसिकली हेल्थ मेडिक्स मीडिया। और हेल्थ मेडिक्स से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड बड़ी बड़ी न्यूज़ होती हैं हम उनको कवर करते हैं एज HM मीडिया। तो उसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड न्यूज़ हो, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो या जो है हमारे डॉक्टर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो हम उसको कवर करते हैं। सो मैं क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट थी तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट के हमने इंटरव्यू करने हैं इस प्लेटफॉर्म से। सो उस हवाले से मैंने उनका साथ दिया और मैंने उनको कुछ नए न्यूट्रिशनिस्ट से मिलवाया और तो मैंने उनको सर्व करना स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ बिग फैमिली ऑफ HM मीडिया। हमारे पास बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। उसके साथ साथ हमारी वी हैव अराउंड 32K लाइक्स ऑन फेसबुक। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है और HM मीडिया के साथ मुझे काम करते हुए पर्सनली 1 साल हो गया है। और आप माशाल्लाह पब्लिक स्पीकर हैं, तो किस तरह की पब्लिक को आप आवाज़ सुनाती हैं, क्या करती हैं? अच्छा, मैं जो हूँ वो एंटरटेनमेंट की इतनी बड़ी बिलीवर नहीं हूँ। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरी तरफ से जो भी कंटेंट पब्लिक की तरफ जाए दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव और वो कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए, प्रोडक्टिव कंटेंट, जिससे कोई ऐसा आप छोटा मोटा कोड बता दें जिससे शायद आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में शायद वो कोई काम कर रहा है, कुछ छोटी मोटी बात ऐसी, लेकिन आप वो दूसरों तक ट्रांसफर करें, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी बात हो या उससे बहुत बड़ा दर्स मिल रहा हो। तो ये चीज़ें मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को बताया जाए कि जी मेंटोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, आइडियलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स जो है उनके आइडियल्स कौन से, टिकटॉकर्स, विच आर नॉट एक्चुअली मतलब वो इस काबिल नहीं है कि उनको आइडियल्स बनाया जाए। सो जिस तरह का कंटेंट वो शेयर कर रहे होते हैं, तो आइडियल्स बनाना बड़ा ज़रूरी है और किस तरह के आइडियल्स आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं किसी को आइडियल बनाकर। मैं ये नहीं कह रही कि आप इलामा इकबाल या कायदे आज़म को आइडियल बनाएं, डेफिनेटली नॉट। मेरी आइडियल की डेफिनेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। आई ऑलवेज टेल पीपल कि मेरी डेफिनेशन ये है कि जिस इंसान को भी आपको देख के लगे ना कि उस इंसान को देख के आपको लगे कि मुझे अपने अंदर कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ पॉजिटिव उस इंसान में, या इखलाक भी हो सकता है। मेरे में शायद इतनी कर्टिसी नहीं है, मैं आपको देखूँ मैं कहूँ नहीं, राना जाहिद में बहुत कर्टिसी है, आई शुड अडॉप्ट हिम, मतलब आई शुड अडॉप्ट दिस थिंग फ्रॉम हिम, मुझे चीज़ उनसे लेने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में वो इंसान आपका आइडियल बन जाता है। जब आप किसी इंसान से कोई भी पॉजिटिव चीज़ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने आप में बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपका आइडियल है, वो आपका आइडियल है। तो मेरी आइडियल की डेफिनेशन, और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन या आइडियल आपका कौन है, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा हर रोज़ एक नया इंसान आइडियल होता है, बिकॉज आई कैलकुलेट माई सेल्फ एवरी डे कि मुझे क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा मैं बहुत लाउड हो जाती हूँ तो मुझे फील होता है कि नहीं मुझे नहीं होना था, कम करना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो अपने आप को रोज़ कैलकुलेट करें। तो मेरी कोशिश होती है कि लोगों की तरफ इस तरह का कंटेंट जाए, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, जो लोगों के इश्यूज हैं, जो लोग नहीं कह पाते हैं, उनको एड्रेस किया जाए। जो लोग कह रहे हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं और वो इश्यूज तो हमें पता है, महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है, लेकिन असल में उसको कौन फेस कर रहा है या कौन उसकी वजह से डूब रहा है, बेसिकली वो सुनने की ज़रूरत है। सो आई एज अ पब्लिक स्पीकर आई जस्ट वांट कि अनहर्ड स्टोरीज बाहर आएँ। सही जी, ज़बरदस्त। और ये जो यंग इन्वर्टर फाउंडेशन आप चला रही हैं, इसकी संग बुनियाद रखी, कब से ये आपने स्टार्ट किया और क्यों? अच्छा, ये क्यों किया, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों का जो ताल्लुक है वो इससे है कि मैंने ये मैंने क्यों बनाया ये। तो क्यों का ताल्लुक इसलिए कि हम 4 फ्रेंड्स थे और हम 4 फ्रेंड्स के साथ एक धोखा हुआ सोशल वर्क में बहुत बड़ा। अच्छा। उसके बाद हम 4 फ्रेंड्स को लगा कि हम किसी के साथ काम कर रहे थे, तो हमारे साथ जब धोखा हुआ तो हमें लगा कि हम 4 में भी इतना पोटेंशियल है, हम पहले उनके साथ काम कर रहे थे, तो व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट इट बाय आवरसेल्व्स। तो जो है हमने फिर उस धोखे की वजह से
यंग इन्वेंटर्स फाउंडेशन बनाई। सही। हम 4 लोग हैं इसके वजह ये थी। हाँ जी बिल्कुल, वो जो कहता है ना मैं जी रहा हूँ वजह तुम हो। यानी ये फाउंडेशन जो बनाई है आपने वजह, उसकी वजह ये है, बिल्कुल ये है, उसकी सही। ये वजह है। इसके चेयरमैन उसामा गफूर कियानी है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और चेयरमैन इसलिए वो हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब आप रजिस्ट्रेशन और कराने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपसे पहले पूछते हैं कल को आपका शौहर अलाउ करेगा या काम करना। तो आप रजिस्टर कराने तो आ गई हैं, अब आप सिग्नेचर करेंगी पेपर्स के ऊपर, तो कल को आपको जो शौहर मिलेगा वो तो मेरी अम्मी अब्बू की मर्जी, जो भी मुझे मिल गया हाँ, मुझे ये करनी ही बड़ी पड़ेगी। important चीज़ है वैसे। हाँ एग्जैक्टली। तो इसी वजह से चेयरमैन वो हैं और ये हम सब ने मिलकर इनिशिएटिव लिया और ये मैंने बनाई थी 25 दिसंबर 2021 को, तो सॉरी 2020 को, 20 को। यस। और हमने ये इसलिए बनाई थी क्योंकि यौम कायद होता है, तो हमने यौम कायद की रिमेंबर करते हुए उसको हमने ये बनाई। और इसमें हम बेसिकली 6 डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, और हमारे साथ अभी करंटली अराउंड 200+ लोग काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। और हमने इसके चैप्टर्स बिल्ड किए हैं, अभी हमारे 3 चैप्टर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, विच इज़ लाहौर, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद। यहाँ पे हम लोग एक्टिवली हमारी प्रॉपर फिजिकल भी काम करते हैं हम लोग। बाकी जगह पे अभी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान राइट नाउ। सही, माशाल्लाह। तो एक चीज़ जो मैं शुरू में भूल गया, आप माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं और आपका कौन सा नंबर है? अच्छा, हम 4 बहनें हैं सही, और मेरा तीसरा नंबर है, मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं और एक मेरे से छोटी है सही। जी। और बाकी भी माशाल्लाह आपकी तरह इसी तरह सुपरमैन है कहीं? यहाँ नहीं, मेरी सारी बहनें सुपरमैन हैं और हम चारों बहनें डिबेटर्स हैं। अच्छा। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि मेरी बाकी जो 3 बहनें हैं वो इंग्लिश में डिबेट्स करती हैं और मैं उर्दू की मुकर्रर रही हूँ। सही। मुझे उर्दू से एक लगाव था और मुझे सबने कहा कि जो आपकी टोन है ना वो आप उर्दू में कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा, होना भी इंग्लिश में चाहिए। इतना ऑफेंसिव अच्छा नहीं लगता। सो मैं उर्दू में करती आई हूँ। बाकी मेरी जो बहनें हैं वो भी मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है वो MPhil कर रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल में एज रीजनल ऑफिसर काम कर रही हैं। TS जी बिल्कुल। इसी के 3। और छोटी बहन जो है वो BBA कर रही है। अच्छा, वो भी जी। कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जिस तरह आप एनर्जेटिक हैं, जिस तरह की आप, मेरे नज़दीक आपको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, आपको शोतोकन कराटे भी आना चाहिए। ये नहीं आपको ख्याल है कि ये भी होना चाहिए? नहीं, जहाँ तक बात सेल्फ डिफेंस की है तो मेरी वैसे ही बहुत डिफेंसिव नेचर है। सही। और मुझे सेल्फ डिफेंस आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छा। अपने बैग में एक कटर, एक पेपर स्प्रे जरूर रखती हूँ, बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल अलोन, बिकॉज मेरा कोई भाई नहीं है मुझे हर जगह छोड़ने जाएगा, लेने सही। जाएगा। जब आपको ट्रेवल करना, अकेले ट्रेवल करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, करना चाहिए लड़कियों को, बी कॉन्फिडेंट। बात यह है कि अपनी सेफ्टी करनी चाहिए आपको कभी किसी का नहीं पता चलता। सो सेल्फ डिफेंस आता है, ऐसी बात नहीं है। मुंह तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, जबरदस्त। और मेरा ख्याल है उसके लिए मुझे हाथ चलाने की जरूरत नहीं, मेरी ज़बान ही काफ़ी है। सही। तो सेल्फ डिफेंस वैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है कैसे अपने आप को बचाना है कहीं से। और मेरी बहुत डिफेंसिव नेचर वैसे भी है, सही। तो वैसे सीखा नहीं है, ऐसे आप कहें कि मैंने प्रॉपर सीखा है जूडो कराटे या फिर नहीं सीखा नहीं है, और सीखने का शौक भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है ज़बान ही काफ़ी है। नहीं, वो तो है। देखें ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं शूका शाकी होनी चाहिए, और ये शूका शाकी क्या है कि वो जो एक सांप होता है उसकी जो आवाज़ है वो शूका शाकी होती है। चाहे वो किसी को कुछ ना कहे लेकिन उसके करीब कोई नहीं जाता, वो शूका शाकी की वजह से। Exactly. ज़बरदस्त, और वो आप में है। तो जो आप बात कर रही थी कि आपका कोई भाई नहीं, आपका ना हो लेकिन जो आपकी 3 बहनें हैं उनका भाई है। ये मुझे अंदाजा हो गया। बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपसे बात करके। अगला मेरा सवाल जो कि बड़ा अहम है, आपने सर रेहान अल्लाहवाला साहब को कब, कैसे और कहाँ जाना? अच्छा, मैंने सर रेहान अल्लाहवाला को थ्रू फेसबुक ज्वाइन किया, कब? और 6-7 months back I have joined him. अच्छा, Yes. तो इतनी पुरानी बात नहीं। नहीं, इतनी पुरानी बात नहीं है। इट्स अबाउट अगस्त 2021 में मैंने सर को ज्वाइन किया, और मैंने ज्वाइन इस तरह किया था कि जिस तरह आप लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि इंटरव्यू स्कूल का पार्ट है, तो मैं इंटरव्यूज़ देखती थी और मुझे बहुत दफ़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया ना, रेफरेंसेस के थ्रू। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने दिया तो उन्होंने आगे मुझे भी रेफ़र किया, तो मुझे बहुत सारे जैसा कि किसी का नाम ले। पहला इंटरव्यू मेरा किया था साइम ने, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू किया उमैर कयूम ने, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए हैं। और जमशेद साहब भी हैं। हाँ, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया, स्पोर्ट्स वाला, उमैर स्पोर्ट्स वाला, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मेरे भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आई कैन टॉक टू पीपल, और अगर मैं किसी को अप्रोच करूँगी तो मेरे कहने पे कोई इंटरव्यू देने आ भी जाएगा। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस। तो फिर मुझे पता चला कि ये फ्रीलांसिंग है, यू हैव टाइम और आप ये कर सकते हो, तो यू शुड कंटिन्यू इट। तो मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया, और वहाँ से मैं
सर रिहान से। मुझे बेसिकली उन्होंने कहा कि पहले आप को कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल किया और मुझे उसके बारे में सर ने प्रॉपर्ली खुद गाइड किया। सर ने मुझे बताया स्टेप 1 इसके आप 50 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाएं, स्टेप वाइज आप मेरे साथ चलें। सो इट वाज वेरी गुड और सर के साथ मेरी एक अच्छी कम्युनिकेशन रही है। हमेशा सर ने छोटे बच्चों की तरह मुझे गाइड किया है और मैम सिद्रा के साथ भी बातचीत होती है। वो भी बड़ी माशाल्लाह प्यारी शख्सियत की। हाँ, और बहुत कॉम्पिटेंट इंटरव्यूअर है और उनको सुनने का मजा आता है मुझे। तो मैं इंटरव्यू करता हूँ, लोग कहते हैं यार बड़ा अच्छा करते हो, तो हमने तो उन्हीं को काफी बिल्कुल एग्जैक्टली शी इज सच अ कॉम्पिटेंट इंटरव्यूअर। मैं जब उनको सुनती हूँ और मुझे बहुत और जो उनकी कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, मुझे उस पर बहुत अच्छा लगता है। सो मैम सिद्रा के साथ भी मेरी बातचीत होती रहती है और सर रिहान को मैंने थ्रू इंटरव्यू स्कूल ही ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला कि सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर बहुत सारे रिहान स्कूल्स चल रहे हैं, डिफरेंट उसमें डिजिटल मीडिया है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, सो मेनी अदर। तो मैंने इंटरव्यू स्कूल इस तरीके से ज्वाइन किया। चलें, इंटरव्यू वाला जो कोर्स है उनका, अब ये बताएं कि जब आपने वो कोर्स नहीं था किया, कोर्स करने के बाद कोई फ़र्क आया ज़िंदगी में, कोई नुमाया फ़र्क? नुमाया फ़र्क ये आया कि जब मैंने वो कोर्स नहीं किया था तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि हाउ टू अप्रोच समबडी। होता है ना, आपको एक फियर होता है कि आप किसी के पास जा रहे हो, आगे से ठग आपको कह दे कि नहीं। तो मुझे वो जब मैंने वो देखा तो उसमें प्रॉपर एक 3rd या 4th वीडियो है कि हाउ टू अप्रोच योर गेस्ट। आपने कैसे जाके अपने गेस्ट से बात करनी है और कैसे अपने बारे में बताना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान को अपना इंट्रोडक्शन देना प्रॉपर आना चाहिए। तो मुझे वो इंटरव्यू के बाद बेसिकली वो चीज़ चेंज हुई कि मुझे अप्रोच करना आ गया, कि मुझे पता चल गया। उन्होंने बताया उसमें कि पहले उसकी पूरी प्रोफाइल विजिट करें फेसबुक की, पहले देख लें वो क्या क्या करते हैं। आपके इंटरव्यू में आने के लिए वो बेदर आपको वहीं से पता चल जाए प्रोफाइल से कि बिलिंग होंगे भी कि नहीं होंगे। आप पहले सब कुछ विजिट करें, पहले अपनी पूरी स्टडी करें, फिर उनको अप्रोच करें, फिर अपने बारे में बताएं। सो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी पहले। मैं प्रोफाइल विजिट किए बगैर भी कुछ लोगों को अप्रोच कर लेती थी स्टार्टिंग में। तो जो है, लेकिन उसके बाद जब मैंने वो देखा तो वो एक नुमाया चेंज आया कि मुझे पता चल गया कि हाउ टू अप्रोच समबडी फॉर अ इंटरव्यू, कैसे प्रॉपरली एक अपना इंट्रो देना और बताना है कि मैं रिहान फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और मैं इंटरव्यू हुई हूँ। तो वो एक नुमाया चेंज था। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो 500 म्यूचुअल फ्रेंड वाला एक्सपीरियंस किया आपने? आपके कितने फ्रेंड्स हैं सर के साथ? मेरे सर के साथ अराउंड 140-150 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि मैं थोड़ी एंटी सोशल किस्म की बंदी हूँ। ठीक है। मैंने ये काम तो स्टार्ट किया और मुझे अच्छा भी लग रहा है, बट आई एम काइंड ऑफ एंटी सोशल इन दैट सेंस कि मुझे थोड़े अरसे बाद मुझे अपने सोशल ऐप्स बुरे लगने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक हो जाए या कुछ भी, पता नहीं, इट्स इन माई नेचर। तो मैं डिलीट कर देती हूँ। 1 महीने 2 महीने के लिए गायब हो जाती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे रहती हूँ, उसके बाद फिर वापस आ जाती हूँ। तो फिर मुझे इतनी देर में मुझे इतने लोगों ने अभी भी देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने मुझे अप्रोच किया हुआ है कि मैम आप मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने के लिए अगर वो मुझे ऐड करेंगे, डेफिनेटली मेरे भी म्यूचुअल फ्रेंड्स सर के साथ बढ़ेंगे। बट वही कि मैं थोड़ी ऑफ हो जाती हूँ, कभी कभी बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सोशल वर्क की वजह से सोशल एक्टिविटीज़ इतनी सारी आ जाती हैं एक साथ, विंटर ड्राइव्स हो गई, राशन ड्राइव्स हो गई, तो उसकी वजह से तो ये थोड़ा सा इशू है। लेकिन अभी मेरे अराउंड 100+ ही फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। वो ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स वाला। मेरे पास एक ट्रिक है, तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा। दैट्स सो ग्रेट। तो वो एक और चीज़ है कि मैंने कुछ 7-8 दफ़ा 500 पूरे किए, क्योंकि सर रिमूव करते रहते हैं और फिर कम हो जाते हैं। Exactly. एक चीज़ है बड़ी। चलें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आप एक बेटी हैं, कौम की बेटी हैं, पूरे पाकिस्तान की बेटी, आप ये बताएं कि बेटियों की जो तलीम और तरबियत है ये कितना ज़रूरी है भी कि या हमें ही लगता है ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक जो औरत है उसने एक नस्ल चलानी है। मुकम्मल बात। ठीक है। और आप ये कहेंगे जी औरत का तो काम ही है कि वो बर्तन धो दे, वो कपड़े इस्त्री कर दे, वो घर साफ कर दे। तो आप किसी भी ब्रांड की इस्त्री खरीदेंगे ना, उसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ औरत हाथ लगाएगी। मतलब किसी भी मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसी डिवीजन कर दी हुई है ना कि ये सर्टेन टास्क आर फेमिनाइन, सर्टेन टास्क आर मस्कुलिन। ये सिर्फ मर्द ही कर सकता है, ये सिर्फ औरत ही कर सकती है। तो मेरा ख्याल है उस डिस्क्रिमिनेशन से बहुत बाहर निकल आना चाहिए। बिकॉज हमारे पास एक मुकम्मल किताब है जिसका नाम कुरान पाक है, जिसको हम पढ़ते ही नहीं है, जिसके ऊपर पूरा साल दूर लटी रहती है। हमें सिर्फ रमज़ान में याद आता है कि इसको भी खोलना है। सो अगर हम उसको खोलें तो उसमें अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि चाहे मर्द कमाए चाहे औरत कमाए, अगर वो मेहनत से कमा रहा है और वो मेहनत, तो मैं उसकी मेहनत का हक उसको अदा करूँगा। तो जब अल्लाह ताला ने वो लिमिटेशन नहीं लगाई तो हम कौन है वो लिमिटेशन लगाने वाले। सो मेरा ख्याल है कि तालीम और तरबियत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कल को, अगर मैं आपसे बात करूं, आप तो मैरिड है, अगर मैं अपने लिए देखूं
तो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने लिए एक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढती हूँ। अगर आप पढ़े लिखे तो आप अपने लिए एक पढ़ी लिखी औरत ढूंढेंगे। तो आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाएंगे ही नहीं और अगर आप उसको तालीम और तरबियत ही नहीं देंगे तो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी उनको। रिश्ता सबको अच्छा चाहिए होता है, ठीक है, पैसा कमाने वाला दामाद चाहिए, उसके पास गाड़ी हो, अच्छा घर हो, लेकिन बेटी के पास क्या है? बेटी को पहले तालीम दें, बेटी को वो एक्सपोजर दें। आपकी बेटी के पास एक्सपोजर होगा तो डेफिनेटली अच्छे लोग मिलेंगे। और मेरे ख्याल है कि कहते हैं किस्मत बेशक अल्लाह ताला ने लिख दी है, लेकिन किस्मत बनाना आपका काम है। मेहनत आप कितनी कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ना। अब चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अब्बू ने तो मुझे लड़कों की तरह बड़ा किया है। मुझे इसलिए सब कहते हैं कि आपको बेटे की कमी महसूस करने की जरूरत नहीं, आपके पास है। तो मैं जो हूँ मैं लड़कों की तरह बड़ी हुई हूँ। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं कहा बेटा यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। सो अपनी जो बेटियां हैं उनको इस लिमिटेशन से बाहर निकालें और उनको भी इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वाकई वो भी सोसाइटी का उतना ही पार्ट है जितना आप लोग हैं। सही। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक औरत ने नस्ल चलानी है। आपने कमाने चले जाना है, पीछे से तरबियत आपके बच्चों की आपकी बेगम नहीं करनी है, आपकी बीवी ने करनी है। तो वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक माँ भी हैं, आप एक बेटी भी हैं, आप एक बीवी भी हैं, तो उन सब चीज़ एक माँ के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना। अपने बच्चों को कौन सिखाएगा? तो उसको खुद कुछ पता होगा तो अपने बच्चों को सिखाएगी ना। सो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में बेटियों को तालीम और तरबियत देना। अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? अच्छा, अगले 10 साल में अगर तो मैं CSS में पास हो गई तो मैं कहीं ऑफिसर लग जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अफसरी की जॉब करने का बहुत शौक है मुझे। सो दैट्स वाई। और अगर वो प्लान मेरा कामयाब ना रहा, किसी जैसे ज़रूरी नहीं है मैं ना ही मैं इतनी लायक हूँ कि मैं पहली दफ़ा में पास हो जाऊँ। ये सबको लगता है कि पता नहीं मैं बहुत लायक हूँ, लेकिन मैं असल में नहीं हूँ। मुझे अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके अगर वो प्लान मेरा कामयाब ना रहा तो आई हैव अ सेकंड प्लान, बिकॉज मुझे लगता है कि हमेशा आपके पास एक दूसरा प्लान लाजमी होना चाहिए, एक ही प्लान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सेकंड प्लान इज के आई विल बिकम अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, और क्लिनिकल साइड तो मेरे पास है ही। मुझे आगे MPhil करना है, MPhil करके मुझे रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना है। सो दीज आर माई 2 मेजर प्लान्स जिनके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ। सही, माशाल्लाह। जी, तो अगले 10 साल में आप मुझे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एज ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन बैठे हुए देखें, या आप मुझे किसी अफसरी की जॉब पे असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कुछ ऐसा। हमारी तो देखिए दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि आप हों, ताकि हम भी फख्र से कहें कि ये हमारे जानने वाली हमारी दोस्त है। और मैं कहूँगा जी मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था। एग्जैक्टली। और मेरे लिए काबिल फख्र की बात होगी। अच्छा, अगला सर रेहान अल्लाहवाला साहब का सवाल जो वो करते हैं, हमने उनसे सीखा, ऐसे सारा कुछ ज़मीन से सीखा हुआ है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिले, आप उसे रगड़ें और जिन निकले, कहे क्या हुक्म है मेरे आका, तो कौन सी ख्वाहिश है जो आप चाहती हैं कि ये वाली पूरी होनी चाहिए? अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने माँ बाप के लिए कोई ख्वाहिश करेंगे या अपने लिए करेंगे, तो मैं अपने आप को साइड पे रखते हुए, ज़ाती मफादात और ज़ाती ख्वाहिशात को साइड पे रखते हुए, अगर अलादीन का चिराग मेरे पास आए और उसमें से जिन निकले तो मैं उसको कहूँगी प्लीज़ लाहौर साफ़ कर दो। लाहौर में बहुत कूड़ा है। और मैं इस इंटरव्यू के थ्रू मैसेज भी देना चाहूँगी, बिकॉज मुझे खुद बहुत मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। तो मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है जब किसी आप पब्लिक पार्क में जाओ, आप कहीं जाओ और वहाँ पे गंद पड़ा हो और लोग इस चीज़ का ख्याल ना रख रहे हो कि अगर आपने कुरकुरे का जो कुरकुरे का पैकेट है वो खाया है तो क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी जेब में डाल के अपने बैग में डाल के घर ले जाएं, घर जाके डस्टबिन फेंक दीजिएगा। वैसे तो हुकूमत को लगवानी चाहिए डस्टबिन, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे कोप अप करना है वो पता होना चाहिए। तो अगर वो जिन निकला तो मैं कहूँगी प्लीज़ लाहौर साफ़ कर दो किसी तरीके से, पूरा लाहौर जो है ना कहीं पर कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, और कूड़े से ना बिजली बना दो किसी भी तरीके से। बिल्कुल बनाते हैं एग्जैक्टली। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि बिजली बना दो आप, हमारे पास बिजली नहीं है, आप हमें से कुछ भी बना दो लेकिन कूड़ा उठा लो। ज़बरदस्त होगा माशाल्लाह। रासा मैं शायद ही हूँ, तो वजह क्या थी कि यानी लड़की का मैं इंटरव्यू करूँगा, मुझे तो लड़की कहीं नहीं नजर कोई माशाल्लाह किसी किस्म की मुझे हिचकिचाहट इसलिए नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। आखिर में आप चाहे कोई पाकिस्तान का नौजवान लड़की है या लड़का जो ये कहते हैं कि मन्नो सलवा उतरेगा और कोई मौजज़ा होगा इस दौर में, उनके लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि मेहनत करना ना छोड़ें, सिर्फ इस डिपेंडेंसी पे कि कल को कुछ हो जाएगा या मैं पापा मुझे अपनी गाड़ी दे देंगे, तो पापा अपनी गाड़ी अगर नहीं भी देंगे, पापा दे देंगे, वैसे पापा अच्छे होते हैं, लेकिन पापा दे देंगे, लेकिन आप अपनी गाड़ी कब लेंगे? अपनी गाड़ी के बारे में सोचे ना आप। शोरूम्स में जाके हम गाड़ियाँ टेस्ट तो करते हैं बैठ के, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम ये कब लेंगे। सो ड्रीम बिग और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं। कल क्या हो जाएगा उसके ऊपर मत रहें। आपने कितना काम किया है कल के लिए, आप वो देखें।
कि मैं इतना काम करूंगा तो कल ये होगा। आपने गाड़ी भी खरीदनी है, उसके लिए आप सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गाड़ी आएगी ना। काम करना पड़ेगा, तो अपने ऊपर काम करें। और मैं बहुत दफ़ा सुनती हूँ कंप्लेंट्स, जॉब्स नहीं मिलती एंड मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैं बहुत दफ़ा जॉब्स पोस्ट करती हूँ और मैं जॉब्स लगाती हूँ और रिस्पॉन्स नहीं आता। वैसे लोग आके मुझे कंप्लेन करते हैं मेरे इनबॉक्स में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि एसईओ का स्किल चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल चाहिए, या कोई सर्टेन स्किल चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल्स हमारे पास होते नहीं है, बातें हम कर रहे होते हैं। सो अपने ऊपर काम करना सीखें, सीखना भी नहीं ना चाहते। एग्जैक्टली वो यूट्यूब जो है वो इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतनी हाई क्लास की वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो जो रोज 1 घंटा टिकटॉक देखते हैं या स्नैक वीडियो पे जाया करते हैं फजूल किस्म के लड़के और लड़कियों को देखने में, तो व्हाई नॉट फिल्टर लगा के तस्वीरें लेते हैं, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन समथिंग प्रोडक्टिव। और आपको ये छोटा मोटा एसईओ सीखना कौन सा मुश्किल काम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कौन सी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब पे 10 दिन भी डिफरेंट वीडियोस देखेंगे ना, आपको एसईओ करना आ जाएगा। आपको पता आपको एटलीस्ट एक बेसिक आपकी इमेज बन जाएगी आपके दिमाग में कि एसईओ है क्या। कोई आपको पूछेगा, एटलीस्ट आपका मुंह तो नहीं बंद होगा। कुछ लोगों को पूछो एसईओ तो ये क्या होता है, उनको बताना पड़ता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। सो अपने ऊपर काम करें, कल क्या हो जाएगा उसके ऊपर ना रहें। कल ज़लज़ला भी आ सकता है, अल्लाह माफ करे, कुछ भी हो सकता है। सो कल के ऊपर ना रहें। और जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, वो कहते हैं ना कि डोंट नेवर से नो टू अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट एंड देन लर्न हाउ टू डू इट। अगर आपको नहीं करना आता तो ठीक है, अगर आपको काम करना नहीं आता, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और सीखेंगे उसको कैसे करना है, उससे कैसे निकलना है। बी अ सर्वाइवर, बी अ वॉरियर। सो मैं तो यही कहूँगी। सही, बहुत शुक्रिया जुनैरा, बहुत अच्छा लगा यकीन मैंने आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के। और वैसे तो लोग मेरे मुतालिक ये कहते हैं कि आपके अल्फाज नहीं ख़त्म होते, तो मैं कहता हूँ मैंने ना एक ट्रक उतरवाया हुआ है और आपने तो कोई बड़ा कंटेनर उतरवाया हुआ है। बड़े ज़बरदस्त अल्फाज और तसलसल के साथ आप बोलती हैं। क्या बात है आपकी, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में, आपके इल्म में बरकत दे। बहुत शुक्रिया और वंस अगेन थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया और बहुत अच्छा लगा। आई लाइक द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क्ड और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मिस जुनैरा अरशद अवान साहबा और यकीनन आपने इनकी बातें सुनी भी होंगी और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। बंदा ना चीज़ में दौरान इंटरव्यू काफ़ी कुछ सीखा है और एक तरह की मेरी विंडो ही हो गई है नए सिरे से विद एंटीवायरस। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। सवाल अभी भी मेरे थे लेकिन वक्त नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा इनसे टाइम लेंगे और अभी इजाज़त लेंगे इसी वादे के साथ कि दोबारा ये टाइम देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला, रेहान फाउंडेशन की जानिब से ये लाइव इंटरव्यू था। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा आपसे इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का हर शहरी बरसरे रोज़गार हो, पाकिस्तान का हर शहरी तलीम याफ्ता हो और पाकिस्तान की हर बेटी भी तलीम याफ्ता हो। क्यों कि जैसे मैडम ने फरमाया कि एक बेटी ही आपकी नस्ल को लेके चलती है, उसी ने आपके बच्चों को भी ट्रेन करना होता है और जो उसे आता होगा वही आपके बच्चों को सिखाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।